नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आरबीआई के 17,000 कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश से चरमराई बैंकिंग सेवाएं, केंद्र के दखल का विरोध। 7वें वेतन आयोग ने वित्त मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सूखा, किसानों से राजस्व और कर्ज वसूली पर यूपी सरकार ने लगाई रोक। राहत के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटे जिले के आला अधिकारी। बिहार में कल नीतीश कुमार लेंगे मंत्रिमंडल शपथ। ममता बनर्जी समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे मौजूद। गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर राहुल गांधी का पलटवार। इंदिरा गांधी की जयंती पर कहा, मुझे प्रधानमंत्री का डर नहीं, सबूत में तो जेल में डाल दें। बीजेपी का कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर। हफ्ते भर में 35 की मौत। तमिलनाडु में के हालात पर मुख्यमंत्री जयललिता ने दी गृह मंत्री को जानकारी। 7वें वेतन आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए.के. माथुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को ये रिपोर्ट सौंपी। 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार की ओर से फरवरी 2014 में किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनर्स की आय में इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है। न्यूनतम वेतन 18,000 जबकि अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये रखा गया है। पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की सिफारिश भी है। The government of India had constituted the 7th Pay Commission in 2014, giving it 18 months' time to submit its report. The original period was up to 27th of August 2015. The time has been extended in order to enable the Pay Commission to have further consultations and submit a considered report. The members of the commission, headed by Justice A.K. Mathur, a retired judge of the Supreme Court, has today just now submitted the 7th Pay Commission recommendations to me. I'm extremely grateful to Justice Mathur and his entire team who have put in a lot of effort over the last 23-24 months and prepared this document. और बात आरबीआई में 17,000 कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की। आरबीआई के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारी केंद्रीय बैंक के कामकाज में केंद्र सरकार की दखलंदाजी से नाराज हैं और वो पेंशन सुधार की मांग को लेकर भी विरोध जता रहे हैं। इससे चेक निपटान, भुगतान और विदेशी मुद्रा के लेन देन पर असर पड़ा। सामूहिक अवकाश का असर सरकारी प्रतिभूति बाजार पर भी दिखा, जहां आज के बाजार में 5 से 6 हजार करोड़ तक की गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई कर्मचारियों के एक दिन के सामूहिक अवकाश का बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर दिखा। सबसे ज्यादा असर चेक निपटान, भुगतान और विदेशी मुद्रा के लेन देन पर दिखा। आरबीआई के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। ये आरबीआई की कार्यप्रणाली में सरकार के बढ़ते दखल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतिगत ब्याज दर के निर्धारण के लिए मौद्रिक नीति कमेटी बनाने की योजना है। कर्मचारी इसे केंद्रीय बैंक की शक्ति में कटौती के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के गठन के प्रस्ताव का भी विरोध हो रहा है। भारत सरकार दखलंदाजी करके, जैसे पब्लिक डेट मैनेजमेंट का बात है, पब्लिक डेटा ऑफिसर को हम यहाँ को करते हैं, मैनेज करते हैं, वो काम दूसरे एक मैनेजमेंट को, एक प्राइवेट एजेंसी को दिए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी पेंशन में भी सुधार चाहते हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन अभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बराबर हो। ये मामला पिछले 8 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। इस मांग को लेकर आरबीआई कर्मचारी साल 2009 में भी हड़ताल कर चुके हैं। पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पे कमीशन में हर 10 साल के बाद करती है और एक तरफ कहती है भारत सरकार कि हमारा जो पेंशन स्कीम है वो गवर्नमेंट के एट पार है, परंतु उसमें भेदभाव है। हम उस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष पर हैं। विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर आरबीआई के अधिकारों में कटौती का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार करार दिया है। I appeal to the government not to do anything in hurry, consult the unions, consult the Reserve Bank management, and let us see what can be done. And finally, Parliament, the Finance Ministry should take Parliament also into confidence. मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि उनको कर्ब किया जाए पावर को। यह तो फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बनी थी, उसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 11 कार्यकारी निदेशक इस विरोध में शामिल नहीं हैं। ये सारे आरबीआई के किसी भी संघ का हिस्सा नहीं होते। रघुराम राजन के सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर बनने के बाद केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों का ये पहला सामूहिक अवकाश है। हालांकि रघुराम राजन मौद्रिक नीति कमेटी के प्रस्ताव पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरबीआई की पूर्व सदस्य रेणु कोहली जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, ये जो एक दिन का सामूहिक अवकाश का है, इसको लेकर आरबीआई में जो लोग अवकाश पर हैं उनका कुछ और कहना है, सरकार की ओर से जो बयान सामने आ रहा है कुछ और। क्योंकि आरबीआई के साथ जुड़ी रही हैं, समझना चाहूँगा कि असल में दिक्कत क्या है जिसके चलते ये पूरा का पूरा मैं कहूँ कि एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ा। ये दो अलग मुद्दे हैं। पेंशन का मुद्दा जो है वो वेजेस और उन सब से अपडेशन से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना मुद्दा है और उसमें ये डिमांड है कि अपडेशन हो और कुछ जो हर बारी जब रिविजन होता था तो ऑप्शन एक देते हैं, जिन लोगों के पास पेंशन का ऑप्शन नहीं है वो मांग है। ये पुराना मुद्दा है, 8-9 साल से चल रहा है। मेरे ख्याल से ये अलग है और बाकी जो पॉलिसी को लेकर, जो नीतियों को लेकर जो रेजिस्टेंस है, विरोध है, वो काफ़ी अलग है, वो नीति के ऊपर जाती है। मेन मुद्दा मेरे हिसाब से पेंशन वाला है और ये अंदरूनी बातचीत होने से समझौता होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस हद तक बात आनी नहीं चाहिए कि स्टाफ स्ट्राइक पर जाए। जहाँ तक नीतियों का सवाल है, मेरे ख्याल से कि 2 साल होने वाले हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर, जब फ्रेमवर्क ही अडॉप्ट हुआ था तो उसके तहत ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेकमेंडेड थी उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट में, तो वो तो थी सही। अब उसकी कॉम्पोजिशन को लेके जो है फर्क है, जो उन्होंने रेकमेंडेशन दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने और अब जो उसका जो रूप निकल कर आ रहा है उसमें फर्क है। और ये सही बात है कि और भी उसमें आउटसाइडर्स भी रिप्रेजेंटेड होंगे, लेकिन वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इशू है और वो ऐसा कोई वो नहीं है कि एक लार्जर पब्लिक डिबेट उसके ऊपर ना ही हुआ हो, वो भी हुआ है। हाँ, जहाँ तक डेट मैनेजमेंट की बात है वो शायद स्टाफ को ज़्यादा अपसेट कर सकता है, क्योंकि उसमें आखिरी में क्या होना है कि अगर एक अलग एजेंसी बनती है तो आरबीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है डेट मैनेजमेंट का वो वहाँ से जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा सा और कम स्लिम जिसको कहते हैं कि छोटा हो जाएगा और ऑब्वियसली उसमें जो है स्टाफ की कमी होगी। क्या ये माना जाए रेणु जी कि जो आरोप हैं कर्मचारियों के बने हैं रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक के कामकाज पे दखल एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है और जो रिपोर्ट्स कमेटी ने दी थी उससे अलग कुछ नई चीजें उसमें जोड़ी गई हैं या पुराने कुछ रिकमेंडेशंस को चेंज किया गया है? नहीं, इसको नई और पुरानी से नहीं कर सकते। हुआ ये था कि जैसे अगर हम मसला लें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उर्जित पटेल कमेटी ने जो सजेशन दिए थे वो जो है आरबीआई के लोगों से डोमिनेटेड थी और जो कि एफएसएलआरसी ने जो कॉम्पोजिशन बताई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो गवर्नमेंट के नॉमिनी से डोमिनेटेड थी। तो दोनों ही एक्चुअली सही नहीं थी।
जी। वो उसमें एक वाली में आरबीआई वाला का पलड़ा भारी था, इसमें गवर्नमेंट का। अब जो समझ आ रहा है वो दोनों जो है एक हाफ वे जो कहते हैं मीटिंग पॉइंट, वो वहां से कहीं हुआ है और उसमें भी गवर्नर के पास शायद वीटो रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से पेंशन वाला ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। और क्या स्टाफ पेंशन के को लिए लेकर मेरे रेणु जी हिसाब से। 2009 जो मुझे याद पड़ रहा है, हो उस सकता वक्त है कोई कि ऐसा सारे इक्वल आश्वासन दिया गया था कि इस पर गौर किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ इस तरह के आरोप भी आज कई, मैं कहूँ कि कर्मचारियों ने भी लगाए। देखिए, जो रिपोर्ट मैं तो बाहर से जो रिपोर्टेड होता है उसी पर जा सकती हूँ, तो जी। मुझे अंदर का बात मालूम नहीं है। अगर स्टाफ कह रहा है कि ऐसा आश्वासन था और वो मीट नहीं हुआ, तो वो बात हो या ना हो, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट्स उसके पता नहीं है। बाकी ये मालूम है कि ये मामला लॉन्ग पेंडिंग है और इसको एक फर्क मतलब डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा जा सकता है पुराने जो रिटायरीज हैं उनके विज़िवी। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सौ रंगों से सजी सारंगी, सेनिया घराने की शान और उस्ताद साबरी खान की आंखों का तारा, उस्ताद कमाल साबरी। सारंगी एक हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो हमेशा रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है कि सौरंगों से निकला है, तो इसमें हर साज के साथ और हर तरह की मौके में सारंगी खप जाती है। मिलिए शख्सियत में उस्ताद कमाल साबरी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में नीतीश कुमार कल 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और 9 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी भी नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में होगा। विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई है। जेडीयू का दावा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मंत्रियों के नामों पर सहमति बना ली गई है। सबको लेकर चलने के लिए जो बिहार में एक शासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय हो, उसमें सबकी भागीदारी हो, इसका ख्याल पूर्व में भी नीतीश कुमार जी ने रखा है और इस बार जिस तरह का जनादेश है निश्चित तौर पर इसका निर्वहन महागठबंधन का नेतृत्व करेगा। आरजेडी और कांग्रेस भी गठबंधन में किसी तरह के विवादों से इनकार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी हमेशा इस तरह की अफवाहें फैलाती रही है। यहाँ कोई मारा मारी नहीं है, वहाँ है जहाँ ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली हालत, जो 36 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे। मंत्रिमंडल में तो मुख्यमंत्री जी का ये होता है, मुख्यमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार के लिए मंत्रिमंडल का गठन आसान काम नहीं होगा। जो मैंडेट हासिल किए हो तो उनका प्रोवेगेटिव है, और लालू यादव, नीतीश कुमार किस तरह से बिहार को जो जनादेश मिला है, कांग्रेस ये तीनों महागठबंधन को मिला के वो जनादेश का स्वरूप क्या देना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल गठन में 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। इस लिहाज से आरजेडी के 16 मंत्री हो सकते हैं। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने। पटना का ये गांधी मैदान जो कि कई राजनीतिक गतिविधियों और रैलियों का गवाह रह चुका है, वो एक बार फिर से सज कर तैयार हो रहा है। इसी पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और ये नीतीश कुमार का 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहली बार नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में 24 नवंबर 2005 को 27 मंत्रियों के साथ शपथ लिए थे। पहली बार ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने पुराने साथी
जो 20 साल तक उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे लालू यादव के साथ इस मंच पर आएंगे और लालू यादव के दोनों बेटे भी होंगे। सबसे अहम बात ये होगी कि इस मंच पर पहली बार गैर बीजेपी के लोग मौजूद होंगे। इस मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर तमाम और अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो मंच है जहां पे कई अति विशिष्ट लोग जो कि अन्य राज्यों में मंत्री हैं या फिर केंद्र में बड़ी वक्त वजूद रखते हैं, अपनी राजनीतिक हस्ती रखते हैं, वो इस मंच पर मौजूद होंगे। और इस पूरे गांधी मैदान को अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से तो काफी ढंग से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो 13 वॉच टावर सभी प्रवेश गेटों पर बनाए गए हैं। साथ ही 11 सेक्टरों में पूरे कार्यक्रम स्थल को बांटा गया है। 2 मंचों पर ये पूरा समारोह होगा और सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर 40 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है जो ऊपर से सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस कैमरामैन अकबर के साथ सुशील चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों पर सरकार को दिशाहीन बताया, तो वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी। मोदी जी, आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, अब ले इन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कुछ इस तरह बरसे। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सिमी के लोग लड़ाई कराते हैं, दंगा कराते हैं, हिंदुस्तानियों को मरवाते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सामाजिक सहिष्णुता बचाने के लिए आगे आने को कहा। We must fight to preserve the secular fabric of our nation, and we must never forget that India will not really progress if the weakest and most deprived do not progress. इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी शकील अहमद के जरिए, मणिशंकर अय्यर के जरिए, सलमान खुर्शीद के जरिए देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा रहे हैं। यह पहला मौका था जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पर और परिवार पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। इससे पहले कांग्रेस आर्थिक नीति, धार्मिक असहनशीलता समेत दूसरे कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरती आई है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बेहतरी से जुड़े मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिस्टम में प्रक्रियागत सुधार पर मसौदा ज्ञापन तैयार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद इसमें सुधार से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कॉलेजियम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मसौदा बनाने से इनकार कर दिया। सजेशन आया कि भाई कोई भी चीज़ अगर एमओपी गवर्नमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में रेफर करती है तो वो जुडिशियल जजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो कई जगह से ये ऐसा सजेशन आया कि नहीं, इसको अलग रखा जाए, जो भी किया जाए वो कॉलेजियम अपना सिस्टम अपने आप ही इवोल्व करे ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे इंटरफेरेंस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कॉलेजियम सिस्टम में सुधार पर मिले सुझावों के आधार पर मेमोरेंडम बनाने को कहा था। विधि मंत्रालय को 3500 से ज्यादा सुझाव मिले थे।
कोर्ट ने 4 पैरामीटर्स बताए थे जिसमें सारी सजेशन दी जा सकती थी। सबसे पहले कोर्ट ने जो सजेशन के लिए 4 पैरामीटर दिए थे, एक तो था ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था एलिजिबिलिटी, तीसरा था सेक्रेटेरिएट और चौथा था ऑब्जेक्शन। केंद्र सरकार ने कोलिजियम सिस्टम को खत्म करते हुए बीते साल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम कानून संसद से पारित कराया था, लेकिन बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कोलिजियम सिस्टम को बेहतर करने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे थे। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि आने वाले वक्त में देश में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमावली क्या होगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये नियमावली सामने आएगी और खाली पड़े तमाम पदों को भर दिया जाएगा, जिसके बाद न्याय का पहिया तेज गति से चलेगा और तमाम भारतीय लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार ने 75 जिलों में से 50 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और किसानों को राहत देने के लिए राजस्व और कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। सूखा पीड़ित जिलों के अधिकारी एक्शन प्लान बनाएंगे और इसके हिसाब से कार्य योजना को लागू किया जाना है। मौसम विभाग के बारिश के आंकड़ों का जायजा लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इन जिलों में 60% से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए राजस्व और कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। अगले साल मार्च तक किसानों से कर वसूली नहीं की जाएगी। खरीफ की पैदावार घटने के बाद अब रबी की फसल बुआई पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में 14 नवंबर तक 25.88 लाख हेक्टेयर कम भूमि में बुआई हो पाई, जबकि लक्ष्य 128.94 लाख हेक्टेयर का है। किसानों को सरकारी राहत की उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि अभी पिछली बार के रबी फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। इसमें काफी नुकसान मेरा हुआ, धान वान सूख गया हमारा पानी बिना। कोई मुआवजा आपको मिला उसका? कोई मुआवजा नहीं मिला। नुकसान तो उससे ज्यादा हो गया है पानी न गिरने से। घोषित तो बहुत चीज करते हैं पर फायदा कहाँ मिलता है। घोषित तो भी जो बारिश हुई थी उसमें भी तो मुआवजा मिलना था, लिख के ले गए थे, फिर मिला नहीं। फसल खराब हो गई उसमें भी नहीं मिला। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जून से लेकर 30 सितंबर तक सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई है। 33 जिलों में 40 से 60% और 16 जिलों में 40% से भी कम बारिश हुई है। विपक्ष महज 50 जिलों को ही सूखा पीड़ित घोषित करने पर राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 50 जिलों को सूखा घोषित करना, सूखा प्रभावित घोषित करना, वो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ में मजाक है। मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को संपूर्ण उत्तर प्रदेश को सूखा घोषित करना चाहिए। दूसरे राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आधे से ज्यादा जिले सूखा पीड़ित घोषित किए जा चुके हैं। इन राज्यों पर बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या के मामले भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 111 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। जयललिता ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत कर राज्य के हालात की जानकारी दी। राज्य सरकार 1 हफ्ते के भीतर केंद्रीय मदद की मांग से जुड़े ज्ञापन सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह से हालात के आकलन के लिए केंद्र की ओर से एक दल भेजने की भी मांग की है। गृह मंत्री ने ज्ञापन मिलने के बाद टीम भेजने का भरोसा दिया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। उत्तर पूर्व मानसून से 1 हफ्ते तक हुई भारी बारिश से चेन्नई समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से चित्तूर, नेल्लौर, कडप्पा और अनंतपुर जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी गांव और खेतों में भर चुका है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया है और मंत्रियों को राहत और बचाव काम की निगरानी के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए ज़रूरी और रोज़मर्रा की चीज़ों को मदद देने के लिए कहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल की मरम्मत का काम तेज़ करने के निर्देश दिए, जिससे कि दूरदराज के इलाकों से संपर्क बहाल किया सके। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में बारिश से अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया। उनकी समाधि शक्ति स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शक्ति स्थल पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। साथ ही इंदिरा गांधी का रिकॉर्डेड भाषण भी सुनाया गया। अभी भी बहुत लोग हैं हमारे देश में जो एक लड़की के पैदा होने को बोझ समझते हैं। तो जब तक ये विचारधारा नहीं बदलेगी, जब तक बहनें पिछड़ी रहती हैं किसी भी कारण, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। इस आदर्श को लेकर हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इंदिरा गांधी को याद किया। वहीं संसद के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने मां तुझे सलाम नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका पर रोशनी डाली। Indira ji led to the country to ask the people to vote the Congress into power, because while the opposition was saying all the time Indira had out, Indira ji said no, गरीबी है। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खत्म करने समेत कई बड़े फैसले किए। इंदिरा गांधी ने ही देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। आज ही के दिन 1917 में उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। 1984 में दिल्ली के सफदरजंग स्थित सरकारी आवास में उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में आपातकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। संसद में लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमले की आशंका भी जाहिर की है। वहीं पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो गई है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।